हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने मेरी किस्मत इतनी कठोर लिख दी। अब मैं थक चुकी हूँ, इस जीवन से हार चुकी हूँ। मैं अपने बच्चे और पति को और तड़पते हुए नहीं देख सकती। अगर यही मेरी नियति है, तो मुझे अब और जीना नहीं है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, वसुधा और माया। वसुधा बड़ी थी। उसकी माँ का साया उसने बहुत छोटी उम्र में खो दिया था। माँ की तस्वीर बस एक कोने में टंगी रह गई थी, जिसे वसुधा हर सुबह चुपचाप देख लिया करती थी। माँ के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की। नई पत्नी आई और उसकी बेटी थी माया। माया की माँ यानी वसुधा की सौतेली माँ घर की मालकिन बनते ही सब कुछ अपने हिसाब से चलाने लगी। वसुधा के लिए जिंदगी अचानक बदल गई। सुबह सबसे पहले उठना, चूल्हा जलाना, पानी भरना, पशुओं को चारा देना, ये सब अब वसुधा की जिम्मेदारी थी। अगर जरा सी भी देर हो जाती, सौतेली माँ वसुधा को खड़ी खोटी सुनाने लगती। वसुधा, अरे ओ वसुधा, कहाँ मर गई? रीना की आवाज सुनकर वसुधा भागती हुई रीना के पास पहुंची। आपने बुलाया माँ? अरे कहाँ मर गई थी, कब से चिल्ला रही हूँ। जाकर बर्तन धो दे और फिर खाना बना। माया को भूख लगी होगी। पता नहीं किस जन्म का पाप धो रही हूँ मैं तुझे पालकर। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है मेरी? जा जाकर बर्तन साफ कर। वसुधा कुछ नहीं बोलती। वसुधा चुपचाप सिर झुका लेती, फिर जाकर बर्तन धोने लगती। दिन भर काम करने के बाद जब खाने का वक्त आता, तो थाली में सबसे आखिर में खाना पड़ता। कभी आधा पेट, कभी बस सूखी रोटी। दूसरी तरफ माया थी। उसकी माँ उसे सुबह देर तक सोने देती, काम के नाम पर कुछ नहीं। माया धीरे धीरे यह सब देखने की आदी हो गई और फिर वह भी अपनी माँ की तरह सोचने लगी। अगर वसुधा से कोई गलती हो जाती तो माया ताना मारती। दीदी, तुम तो काम के लिए ही पैदा हुई हो, मुझसे नहीं होता ये सब। मैं तो राज करूंगी, राज। वसुधा के दिल में कुछ चुभता, पर वह कुछ कहती नहीं। समय बीतता गया। दोनों बहनें जवान हो गईं। अब गांव में उनकी शादी की बातें होने लगीं। सौतेली माँ के चेहरे पर चमक आ गई। मेरी माया की किस्मत तो सोने की लिखी है। इसकी शादी तो मैं गांव के सबसे बड़े व्यापारी से करूंगी। उसने बिना देर किए माया की शादी गांव के सबसे बड़े व्यापारी से तय कर दी। बड़ा घर, पैसों की भरमार और समाज में नाम। उधर वासुधा, उसके हिस्से सोच विचार भी नहीं आया। वसुधा, तेरे लिए भी रिश्ता देख लिया है। पास के गांव का एक किसान है, गरीब है लेकिन काम चलाऊं। ठीक है माँ, आप जहाँ मेरी शादी करोगी मैं वहाँ कर लूंगी। वसुधा ने सिर हिला दिया। उससे कभी पूछा ही नहीं गया कि वह क्या चाहती है। दोनों बहनों की शादी एक ही गांव में हुई। शादी के बाद दोनों बहनों की जिंदगी बिल्कुल अलग राहों पर चल पड़ी। माया का जीवन रंगीन हो गया। बड़ा मकान, आंगन में तुलसी, घर में नौकर चाकर। उसका पति गांव का जाना माना व्यापारी था। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। माया के चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि घमंड झलकने लगा था। वहीं दूसरी ओर वसुधा की दुनिया फिर से कठिन होने लगी। उसका पति हरिप्रसाद मेहनती किसान था। खेत छोटा था पर मेहनत सच्ची थी। वासुधा भी खुश रहने लगी। छोटा सा घर, मुन्ना और पति का साथ, उसी में उसने अपनी खुशियां ढूंढ ली थी। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। शादी के ठीक एक साल बाद हरिप्रसाद को तेज बुखार रहने लगा, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। अब घर की सारी जिम्मेदारी वसुधा पर आ गई। मुन्ना को संभालना, दवा लाना, घर का काम और खेत की देखरेख। पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब घर में सिर्फ एक ही सूखी रोटी बची थी। वसुधा ने वह रोटी मुन्ना के हाथ में रख दी। माँ, तुम नहीं खाओगी? वसुधा मुस्कुराकर बोली। माँ ने खा लिया, बेटा तुम खा लो। लेकिन उसके पेट में पूरे दिन कुछ नहीं गया।
रात को हरि प्रसाद ने कमजोर आवाज में कहा। वसुधा, तू मेरी वजह से कितना कष्ट सह रही है। बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं कुछ भी कर लूंगी। पर वह अंदर ही अंदर वह टूट चुकी थी। हालात ने उसे वह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिससे वह हमेशा बचती रही थी। एक सुबह वसुधा अपनी स्थिति से तंग आकर माया के घर की ओर चल पड़ी। 3 दिन हो गए, घर में चूल्हा नहीं जला था। वह माया के घर के सामने खड़ी थी, पर उसके घर के अंदर जाने में संकोच लग रहा था। पता नहीं क्या सोचेगी। माया पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वह माया को आवाज लगती है। माया बाहर आई। भारी साड़ी, हाथों में चूड़ियां। वसुधा को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। अरे दीदी, तुम अचानक यहाँ? माया, थोड़ी मदद चाहिए थी। माया ने वसुधा के मैले कपड़ों को देखा तो उसके मन में दया नहीं, तुलना की भावना आ गई। अंदर आ जाओ दीदी, देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। वसुधा अंदर तो आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कदम उसकी जिंदगी को और भी गहरे इम्तिहान में डाल देगा। माया वसुधा को अंदर लेकर आई। बड़ा सा आंगन, चमकता फर्श और एक कोने में रखा अनाज का ढेर, ये सब देख वसुधा की आंखें फटी रह गई। माया ने इशारे से बैठने को कहा। वसुधा ने धीमी आवाज में अपनी सारी हालत बता दी। पति की बीमारी, इलाज का खर्च, घर में खत्म होता राशन और भूखा बच्चा। वह बोलते बोलते रो पड़ी। माया चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर न कोई हैरानी थी, न कोई दुख। माया, क्या तू मुझे काम पर रख सकती है? मैं कोई भी काम कर लूंगी। मैं तेरे घर का सारा काम करूंगी। बदले में मुझे थोड़े बहुत पैसे दे देना। दीदी, मैं काम के बदले पैसे तो नहीं दे सकती। हाँ, अगर तुम चाहो तो काम के बदले खाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज दे सकती हूँ। ठीक है बहन, मुझे मंजूर है। तो ठीक है, कल से रोज आ जाना, घर का सारा काम संभालना होगा। वसुधा ने सिर हिलाया और वह उठकर जाने लगी। तभी माया ने पीछे से आवाज दी। रुको दीदी। माया रसोई की ओर गई और एक पुरानी पोटली में कुछ ले आई। वसुधा ने पोटली थाम लिया। उसे याद था, घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। मुन्ना भूख से बार बार रो रहा था। उस बासी खाने को देखकर वसुधा के दिल में थोड़ी सी उम्मीद जागी। वह बिना कुछ कहे खाना लेकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही मुन्ना दौड़कर आया। माँ, खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। वसुधा की आंखें भर आईं। उसने जल्दी से खाना निकाला और बेटे को खिलाने लगी। कई दिनों बाद मुन्ना ने पेट भरकर खाया, लेकिन वसुधा के मन में एक अजीब सा डर था। क्या यही उसकी नई जिंदगी है? और क्या माया की यह मदद सच में मदद है या अपमान की शुरुआत? अगली सुबह वसुधा सूरज निकलने से पहले ही उठ गई। उसने चुपचाप घर का सारा काम निपटाया और फिर अपने बेटे मुन्ना के पास बैठ गई। बेटा, मैं तेरी मौसी के घर जा रही हूँ। शाम तक लौट आऊंगी। तू अपने पिताजी का ध्यान रखना और अगर वो सो जाए तो शोर मत करना। ठीक है माँ, लेकिन तुम जल्दी आना। हाँ बेटा, कोशिश करूंगी। इतना कहकर वह घर से निकल गई। माया के घर पहुंचते ही उसकी आवाज कानों में पड़ी। आ गई दीदी। चलो अब देर मत करो, जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई कर लो। एक एक कोना चमकना चाहिए। वसुधा ने सिर हिलाया और बिना बोले काम में लग गई। वह आंगन में झाड़ू लगाने लगी, फिर कमरे, फिर रसोई। माया आराम से सोफा पर बैठी चाय पी रही थी। कुछ देर बाद वह फिर बोली। अरे दीदी, वो कोना ठीक से साफ नहीं हुआ। मेरे घर में गंदगी मुझे पसंद नहीं। वसुधा वापस उसी कोने में गई और फिर से साफ करने लगी। दोपहर होते होते वसुधा की कमर दर्द से झुक गई। तभी माया रसोई से निकली और बोली। दीदी, अब बर्तन मांज दो और सुनो, आज मेहमान आने वाले हैं, खाना भी तुम ही बनाओगी। वसुधा ने थकी आवाज में कहा। ठीक है बहन।
वह बर्तनों में लग गई। उसके हाथ पानी में गल चुके थे। काम करते करते उसकी नजर रसोई में रखे ढेर सारे अनाज और सब्जियों पर पड़ी। उसके मन में ख्याल आया, काश आज मुन्ना भी थोड़ा सा अच्छा खाना खा पाता। शाम होने लगी। वसुधा ने सारा काम पूरा कर लिया। माया, मैंने आज सारा काम कर दिया। अब शाम हो गई है, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है दीदी, रुको, कुछ खाना बचा हुआ है, उसे ले जाओ। माया रसोई से एक पोटली में बचा हुआ खाना ले आती है और वसुधा को दे देती है। वसुधा चुपचाप खाना लेकर घर चली जाती है। दिन पर दिन ऐसे ही बीतते रहे। वासुधा हर सुबह उठकर अपने घर का सारा काम निपटाती, फिर माया के घर चली जाती। सारा दिन काम, झाड़ू पोंछा, बर्तन खाना, कभी भी आराम नहीं। शाम को जब वह घर लौटती तो माया हमेशा उसका इंतजार करती। दीदी, ये लो आज का बचा हुआ खाना। वसुधा ने खाना ले लिया, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। माया रोज बचा हुआ खाना देती, कभी जली हुई रोटी, कभी थोड़े से चावल। वो इतना भी खाना नहीं देती थी कि वसुधा, उसका पति और बच्चा तीनों एक समय पेट भरकर खा सके। वसुधा अक्सर पानी पीकर भूखे पेट ही सो जाया करती। दिन प्रतिदिन यही सिलसिला चलता रहा। हरिप्रसाद की तबीयत ठीक होने के बजाय बिगड़ती ही चली जा रही थी। घर की हालत दिन पर दिन खराब ही होती जा रही थी। माया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ओ क्या करे। एक दिन वसुधा माया के घर का सारा काम खत्म करके घर जाने के लिए निकल ही रही थी कि माया ने पीछे से आवाज दी, रुको दीदी, कल हमारे घर बहुत बड़ी पूजा है। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनने हैं, तो कल बहुत सारा काम होगा, इसलिए तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। इसलिए कल जल्दी आ जाना। कैसी पूजा माया? वो घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए पूजा है, जिसमें मैंने सारे गांव को न्योता दिया है। ठीक है माया, मैं कल जल्दी आ जाऊंगी। वसुधा घर के लिए निकल जाती है। वह रास्ते भर यही सोचती रहती है कि माया ने सारे गांव को न्योता दिया, लेकिन मुझे एक बार भी नहीं कहा कि तू भी अपने पति और बच्चे को ले आना। पर शायद कल वो कुछ पकवान और मिठाई मुन्ना के लिए घर ले जाने के लिए दे। मैं व्यर्थ में ही इतना बुरा सोच रही हूँ उसके बारे में। अगली सुबह वसुधा जल्दी उठ गई और घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने पति को दवा दी और माया के घर जाने लगी। तभी मुन्ना बाहर खेल रहा था। उसने पूछा, माँ, आज इतनी सुबह सुबह मौसी के घर जा रही हो? हाँ बेटा, आज तेरी मौसी के घर बहुत बड़ी पूजा है, इसीलिए बहुत सारा काम भी है, इसीलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। पूजा है, तब तो वहाँ स्वादिष्ट खाना और मिठाई भी बनेगी। मुझे भी ले चलो ना माँ। वसुधा ने बहाना बनाया, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तू उनकी देखभाल करना। ठीक है, लेकिन तुम वादा करो कि मेरे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना और मिठाई लाओगी। ठीक है बेटा, मैं जरूर ले आऊंगी। वसुधा ने मुन्ना से वादा तो कर दिया कि ओ उसके लिए पकवान लाएगी, लेकिन कैसे उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद अभी भी थी कि शायद माया मुन्ना के लिए थोड़े पकवान तो देगी ही। वसुधा जल्दी जल्दी माया के घर पहुंच गई। आज माया का पूरा घर फूलों से सजा हुआ है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, हलवाई तरह तरह के पकवान बना रहे थे। वसुधा खड़ी सब देख रही थी। तभी माया बाहर आई। वाह दीदी, तुम तो सुबह सुबह ही आ गई। चलो अब जल्दी जल्दी काम पर लग जाओ, मेरे सारे मेहमान आने वाले हैं। सबसे पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दो। ठीक है माया। वसुधा बिना किसी शिकायत के झाड़ू पोंछा, बर्तन, रसोई सारे काम में लग गई। आज घर में माहौल अलग था। मेहमान आने वाले थे और पूजा के लिए स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। दोपहर में पूजा समाप्त हुई और मेहमान भी आ गए।
सबने माया के आंगन में बैठकर स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खाए। पूरा गांव आज माया के घर में भोजन कर रहा था। वसुधा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। पूरे गांव ने मजे से माया के घर स्वादिष्ट पकवान खाए। वसुधा के मन में अभी भी उम्मीद थी। सबके चले जाने के बाद माया ने आकर वसुधा से कहा, दीदी, घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा है, सबको अच्छे से रख दो और एक बार फिर से पूरे घर की सफाई कर दो। वसुधा फिर से काम में लग गई। माया ने एक बार भी नहीं कहा कि वसुधा तू भी भोजन कर ले। वसुधा सुबह बिना कुछ खाए पिए पूरे दिन माया के घर काम करती है, लेकिन माया को उस पर थोड़ी भी तरस नहीं आती। अपने हालात से बेबस वसुधा भी थक चुकी थी। अब उसे ये तो विश्वास हो गया था कि माया उसे आज भी वही बासी और बचा हुआ खाना ही देने वाली है। वो सारा काम खत्म करके घर जाने लगी। माया, मैंने सारा घर फिर से साफ कर दिया। अब मैं घर जा रही हूँ, मुन्ना मेरी राह देख रहा होगा। तब भी माया ने रोकते हुए कहा, रुको दीदी, कल का कुछ बासी खाना बचा हुआ है, उसे ले जाओ मेरे घर में। तो आज इतना सारा पकवान बना हुआ है, बासी खाना तो मेरे घर का कुत्ता भी नहीं खाएगा। वसुधा ने खाना ले लिया, लेकिन आज वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि माया के हृदय में थोड़ी सी भी दया नहीं है। वह रास्ते भर अपनी किस्मत को कोसती रही। वह एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आपने मेरी किस्मत इतनी कठोर लिख दी। अब मैं थक चुकी हूँ, इस जीवन से हार चुकी हूँ। मैं अपने बच्चे और पति को और तड़पते हुए नहीं देख सकती। अगर यही मेरी नियति है तो मुझे अब और जीना नहीं है। क्या हुआ बेटी? तू इतना दुखी क्यों है? वट वृक्ष की आवाज सुनते ही वसुधा अपने चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिखाई देता। वह आवाज लगाती है, कौन है यहाँ? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सामने आओ। मैं वट वृक्ष हूँ वसुधा, जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़ी हो। लेकिन पेड़ बोल कैसे सकता है? मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? क्या सच में आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? हे वृक्ष देवता, मेरा पति पिछले 1 साल से बीमार है। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। मैं उनका इलाज भी सही से नहीं करा पा रही हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा भी है जो रोज भूख के मारे रोता है। मैं अपनी भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन बच्चे को कैसे समझाऊं? इसीलिए मैं अपनी छोटी बहन माया के घर रोज काम करने जाती हूँ। उसके घर का पूरा काम करती हूँ, लेकिन वो बदले में मुझे बस थोड़ा सा बचा हुआ बासी खाना ही देती है। आज माया के घर बहुत बड़ी पूजा थी। सारे गांव के लोगों ने माया के घर स्वादिष्ट पकवान खाए। सुबह घर से आते वक्त मुन्ना ने बड़ी उम्मीद से कहा था कि माँ मेरे लिए भी मिठाई और पकवान लाना। मैंने इस उम्मीद में उसे हाँ कह दिया कि आज माया थोड़े से पकवान और मिठाइयाँ तो मुन्ना के लिए देगी ही, परंतु उसने आज भी वही बचा खोजा, बासी खाना ही दिया। अब आप ही बताइए, मैं किस मुंह से मुन्ना के सामने जाऊं? जब वो पूछेगा माँ मेरे लिए क्या लाई हो, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी कि तेरी अभागी माँ आज भी उसके लिए कुछ नहीं लाई। इतना कहकर वसुधा फिर से रोने लगी। वृक्ष ने उसकी सारी बात ध्यान से सुनी और बोला, चुप हो जाओ बेटी, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आज से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। वसुधा वहां से घर चली जाती है। वह जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है मुन्ना घर के बाहर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वसुधा को देखते ही मुन्ना बोला, माँ आ गई, मेरे लिए मिठाई लाई हो ना माँ, बोलो ना। इतना कहकर मुन्ना ने वसुधा के हाथ से पोटली ले ली। मुन्ना ने जैसे ही पोटली खोली, वह खुशी से झूम उठा। पोटली में ढेर सारी मिठाइयां और स्वादिष्ट पकवान थे।
ये सब देखकर वसुधा हैरान थी। वो तो माया के घर से सिर्फ बासी खाना ही लाई थी। फिर वह सब समझ गई। ये सब वृक्ष देवता की कृपा से हुआ है। वसुधा जैसे ही घर के अंदर जाती है तो देखती है उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ है और उसका पति हरिप्रसाद भी ठीक हो चुका है। हरिप्रसाद के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अरे वसुधा, देखो भाग्यवान, मैं ठीक हो गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हाँ जी, ये सब वृक्ष देवता की कृपा से ही हुआ है। वृक्ष देवता? मैं कुछ समझा नहीं। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं आज जब माया के घर से आ रही थी तो रास्ते में वसुधा सारी बात हरिप्रसाद को बताती है कि कैसे वृक्ष देवता ने उसकी मदद की। दोनों ने मन ही मन वृक्ष देवता को प्रणाम किया। अब वसुधा के घर पैसे की कोई कमी नहीं रह गई। उसका घर झोपड़ी की जगह एक महल में बदल चुका था। पूरे गांव में हरिप्रसाद और वसुधा की चर्चा होने लगी। जैसे ही ये बात माया के कानों तक पहुंची, माया के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। कोई रातों रात इतना अमीर कैसे हो सकता है? मैं इस रहस्य का पता लगाकर रहूंगी। माया, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बड़ी बहन का अब सारा दुख दूर हो गया। आप चुप करिए। वो मुझसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। मैं ये नहीं होने दूंगी। माया के मन में अपनी ही बड़ी बहन के प्रति क्रूर भावना और जलन और बढ़ गई। माया से ये बात सहन नहीं हुई कि उसकी बहन उससे ज्यादा अमीर और पैसे वाली हो गई है। माया वसुधा के घर जाती है और उसे मीठी मीठी बातें करती है। अरे माया, तुम आओ आओ बहन, बैठो। दीदी, 3 दिन हो गए आप घर नहीं आई, तो मुझे आपकी चिंता हो रही थी कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया। इसलिए मैं खुद चली आई तुम्हारा हाल जानने। बहुत अच्छा किया माया जो तुम आ गई। माया वसुधा से मीठी मीठी बातें करती है। आज अचानक से माया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वसुधा थोड़ी हैरान थी कि जो माया उससे इतना जलती थी, आज उसके मन में मेरे लिए इतना प्यार। वसुधा ने सोचा, शायद माया के मन में अब उसके लिए द्वेष मिट गया हो, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। लेकिन माया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक बार वसुधा के रातों रात अमीर होने का राज पता चल जाए, फिर तो मैं इससे भी ज्यादा अमीर बनूंगी। क्या हुआ माया? क्या सोच रही हो? मेरा घर अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अरे नहीं दीदी, आपका घर तो बहुत अच्छा है, पर इतनी जल्दी ये सब कैसे हुआ? ये सब तो भगवान की कृपा है। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से लौट रही थी तो वसुधा माया को सारी बात बताने ही वाली थी कि तभी वसुधा का पति आ गया। वसुधा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना तो। जी अभी लाई, आप बैठिए। अरे माया, तुम आज अचानक यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। माया वहां से चुपचाप चली जाती है। आज तो वसुधा के पति की वजह से माया वसुधा के अमीरी का राज पता लगाने असफल रही। आज तो मैं पता नहीं लगा पाई, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाली। मैं इस राज का पता लगा कर रहूंगी। माया को बिल्कुल भी चैन नहीं। वह वसुधा का राज पता लगाने के लिए एक दूसरी तरकीब निकलती है। वह फिर से वसुधा के घर जाती है और रोने का नाटक करती है। दीदी, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ माया? कुछ तो बताओ। दीदी, आज रात को मेरे घर कुछ लुटेरे आए थे। वे सब कुछ लूट कर ले गए। मैं तो बर्बाद हो गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। चुप हो जाओ माया, तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर में आकर रह सकती हो। दीदी, आप तो एक रात में ही गांव में सबसे अमीर बन गई और मैं एक ही रात में सबसे गरीब। अब मैं तुम्हारे जितना भाग्यशाली तो नहीं, जो मेरी भी किस्मत रातों रात पलट जाएगी। इतना कहकर माया फिर से जोर जोर से रोने लगती है। तुम चिंता मत करो माया, मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताऊंगी। इतना सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यही तो वह जानना चाहती थी। क्या सच में दीदी, आप मुझे उस राज के बारे में बताओगी? हाँ माया, आखिर तुम मेरी छोटी बहन हो। मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती। तुम ध्यान से सुनो।
तुम्हारे और मेरे घर के बीच में जो बरगद का पेड़ है वो कोई साधारण पेड़ नहीं है। वो एक जादुई पेड़ है उसके सामने। अगर तुम सच्चे दिल से कुछ भी मांगोगे, वो सब मिलेगा। क्या तुम सच कह रही हो दीदी? हाँ माया, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी। तो ठीक है बहन, मैं आज ही उस वृक्ष के पास जाऊंगी। माया बिना एक पल देर किए सीधे उस वृक्ष के पास पहुंच जाती है और पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मुझे अब और नहीं जीना। मैं थक चुकी हूँ। अपने इस जीवन से मुझे अपने पास बुला लो भगवान। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? वृक्ष की आवाज सुनकर माया ने और जोर से रोना शुरू कर दिया। क्या बताऊं वृक्ष देवता, मैं बहुत गरीब और दुखी हूँ। मेरा पति बहुत समय से बीमार है। मैं उनका इलाज भी नहीं करा पा रही हूँ। मेरा एक छोटा बच्चा भी है, वो भी भूखा है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे भगवान के पास भेज दो। अब मैं और नहीं जीना चाहती। इतना कहकर माया जोर जोर से रोने लगी। चुप हो जाओ बेटी, अब तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं वृक्ष देवता? हाँ, तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें अपने प्राण मुझे देने होंगे। उसके बदले में मैं तुम्हारे पति और बच्चे को ठीक कर दूंगा और वो कभी भूखे भी नहीं रहेंगे। क्या मेरे प्राण? नहीं वृक्ष देवता, वसुधा से तो आपने कुछ नहीं मांगा था। लालची औरत, मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। तेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तू झूठ बोल रही है। तूने अपनी ही बड़ी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी देख, वह तेरे झूठे आंसू देखकर आज भी तेरी मदद करने को तैयार है। तूने लालच और ईर्ष्यावश जो भी किया है, उसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे पास जो कुछ भी है वह सब नष्ट हो जाएगा। अब तू एक भिखारी की जिंदगी जिएगी। वृक्ष की बात सुनकर माया रोने लगी और अपनी गलती की माफी मांगने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मुझे माफ कर दीजिए वृक्ष देवता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माया वृक्ष के सामने गिड़गिड़ाती रही, पर वृक्ष ने माया की एक न सुनी।